Assalamualaikum. This is Dr. Samina Tawfiq from Health with Dr. Samina Tawfiq यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपसे वादा किया था कि संडे 11:30 हम लाइव जाएंगे इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। तो क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमने अनाउंसमेंट आपको सैटरडे दी थी वो था वुमेन हेल्थ के कुछ जनरल इश्यूज़ के। हमने आपको क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि आप इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग ही इसके आंसर देंगे। तो आज वही सेशन है। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया। इसकी हिस्ट्री मैं पहले भी बताई थी, तो मैं आज थोड़ा सा देना चाहूँगी इसके बारे में दोबारा से इंट्रोडक्शन। कि जैसे 1999 से हम लोग फिज़िकल कैंप्स कर रहे हैं और उसमें हम लैब्स भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड है, कंसल्टेशन होती है, डिफरेंट कंसल्टेंट्स हमारे साथ इस कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 एक ऐसा साल रहा है, अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम लोग फिजिकली एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। सोशल डिस्टेंसिंग है, गैदरिंग को अवॉइड किया जा रहा है। तो राइट फ्रॉम मार्च हमारे ये कैंप्स हो नहीं पा रहे थे। तो दिसंबर में हम लोगों ने इस कैंप्स को शिफ्ट कर दिया कि हम इन्हें ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन कैंप्स में लेकर जाएं। तो इसमें आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही। आप लोगों व्यूअर्स, आप लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया। और स्पेशल थैंक्स आज मैं पे करना चाहूँगी डॉक्टर उर्सला, डॉक्टर फिज़ा रफ़ीक, जो कि हमारी एफजे एलुमनाई की प्रेसिडेंट भी हैं, और एफजे एलुमनाई के सब डॉक्टर्स, मेरे डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स, जिन सब ने इस एफर्ट में मेरा साथ दिया। इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं, लाइव सेशन में मेरे साथ आते हैं और आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो ये एक टीम वर्क है जिसमें मैं समझती हूँ कि इन सब का बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैं थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूँगी। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड कि आप सब लोग मेरे साथ इस एफर्ट में बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इसी तरह से जनरल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। और जैसे ही WHO की अनाउंसमेंट होती है कि कोविड-19 इज़ ओवर नाउ, तो हम ये कैंप्स फिजिकली दोबारा से शुरू करेंगे, आपके एरियाज़ में आएंगे और फ्री मेडिकल कंसल्टेशन के साथ लैब्स की भी सहूलियात हम आपको फराहम करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं जी। 19 दिसंबर से, जैसे आप जानते हैं, हमने पहली अपनी वीडियो शेयर की थी और उसके बाद हमने आपके साथ लाइव सेशन स्टार्ट किए थे। तो आप लोगों की सपोर्ट से ये चैनल माशाल्लाह, हमारे अच्छे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, स्पेशली एफजे एलुमनाई, क्योंकि हम सब एफजे MU के ग्रेजुएट्स हैं, और हमारी FJ 96 की जो क्लास है वो तो बिल्कुल 100% मेरे साथ साथ है इस एफर्ट में। और बाकी मेरे सब कोलीग्स भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं कि हम आपको हर टॉपिक पर, लाइक सिर्फ हम गायनी तक महदूद ना रहें, हमारे जर्नल जितने भी मेडिकल इश्यूज़ हैं उसमें हम आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करें, हम आपको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करें, ऑनलाइन दें, ताकि आपको कोई इस तरह का इशू ना हो कि आप कोविड की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और आपको कंसल्टेशन का इशू है। तो हमारी कोशिश है कि फ्री कंसल्टेशन एट योर डोर स्टेप, और आपको ऑनलाइन हम आपके छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमें आया है, ये यूट्यूब पर हमारी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, पेशेंट हैं, उन्होंने भेजा है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी जी। डॉक्टर, माई पीरियड्स कम ऑन एग्जैक्ट डेट एवरी मंथ, बट दे आर पेनफुल एंड वेरी लो इन क्वांटिटी, लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 5 days, and my blood color is dark brownish red throughout the periods, and mostly there is thick blood too. I am unmarried, please help me and guide me जी। तो ये क्वेश्चन हमें आपका आया है। अच्छा, आपकी प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपका कोई भी नाम यहाँ पे शेयर नहीं करते, आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके आंसर दे देते हैं जो आप तक पहुँच जाते हैं। ये जो लाइव सेशन होता है ये रिकॉर्डेड भी आपको बाद में हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब से मिल सकता है। अगर आप किसी मसरूफियत की वजह से लाइव हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते तो आपके क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें बच्ची ने पूछा, एक तो अनमैरिड बच्ची है और उसने पूछा है कि पीरियड्स में पेन, और दूसरा उसकी जो फ्लो है वो कम है। अच्छा, पीरियड्स में पेन एक बहुत जनरल एक प्रॉब्लम है जो कि गर्ल्स में होती है, फीमेल्स में होती है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं चाहूँगी कि हम इसको जनरली भी एक आपको अवेयरनेस दे दें
कि पेनफुल पीरियड्स क्या होते हैं और ये किस तरह से इनका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें अनमैरिड बच्ची को पेन होती है, पीरियड से पहले भी कुछ लोगों में होती है, पीरियड्स के दौरान होती है, तो इसे हम कहते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या डिस्मेनोरिया। मेडिकल लैंग्वेज में इसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये क्या होता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल सब्सटेंस के अंडर ये कॉन्ट्रैक्शन ये पेनफुल हो जाती है, जबकि शेडिंग हो रही होती है यूट्रस की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम शेडिंग के दौरान पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिस्मेनोरिया कर देती है। कुछ केसेस में ये डिस्मेनोरिया बहुत माइल्ड होता है और कुछ में बहुत स्वेयर होता है। तो इसमें दूसरे डिस्मेनोरिया की टाइप्स जो होती हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी में ये होता है कि अगर आपको डिस्मेनोरिया माइल्ड है तो उसकी टिप्स तो मैं भी आपको दूंगी कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वेयर है और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहें तो वहाँ पे हम कुछ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड डायग्नोसिस करते हैं कि आइदर इट इज प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी। प्राइमरी में ये होता है कि कुछ इम्बैलेंस हो जाता है केमिकल सब्सटेंसेस के दरमियान में, जिसकी वजह से लाइक पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की होती है जब वो अपनी इनर लाइनिंग की शेडिंग कर रही होती है, लाइक पीरियड स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो ये रिकरेंट होती है और इसमें बहुत सी लाइक अगर आप गर्म पानी की बोतल से टकोर कर लेते हैं और दूसरा ये कि आइबुप्रोफेन टैबलेट ले लेते हैं, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स होती हैं, तो उससे भी ये सेटल हो जाता है अगर ये माइल्ड है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इससे मुख्तलिफ है। सेकेंडरी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व होती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया स्वेयर होता है और उसमें ये बाज़ों का डिस्चार्ज भी साथ हो रहा होता है और इची होता है, पेनफुल होता है, लोअर बेली में बहुत पेन होती है। तो उसमें ये होता है कि सम टाइम मेडिकल इश्यूज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आ जाते हैं, लाइक एंडोमेट्रियोसिस। तो हमें ये डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए हमेशा उस मेडिकल प्रॉब्लम को जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इफेक्ट कर रही है ट्रीट करना होता है। तो इसमें ये है कि अगर डिस्मेनोरिया जैसे आपका, आप अनमैरिड बच्ची हैं, आपका डिस्मेनोरिया है और वो माइल्ड है या स्वेयर है, तो उसमें एक तो ये है कि आप थोड़ा रिलैक्स करें, आप आइबुप्रोफेन टैबलेट ले सकती हैं और रेस्ट करें और गर्म पानी की बोतल से भी आप पोर कर सकती हैं। तो Assalamualaikum, this is Dr. Samina Tawfiq from Health with Dr. Samina Tawfiq YouTube चैनल। और जैसे कि आपसे वादा किया था कि संडे 11:30 हम लाइव जाएंगे इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर, तो क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमने अनाउंसमेंट आपको सैटरडे दी थी वो था वुमेन हेल्थ के कुछ जनरल इश्यूज़ के हमने आपको क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि आप इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली इसके आंसर देंगे। तो आज वही सेशन है। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया। इसकी हिस्ट्री मैं पहले भी बताई थी, तो मैं आज थोड़ा सा देना चाहूँगी इसके बारे में दोबारा से इंट्रोडक्शन कि जैसे 1999 से हम लोग फिज़िकल कैंप्स कर रहे हैं और उसमें हम लैब्स भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड है, कंसल्टेशन होती है, डिफरेंट कंसल्टेंट्स हमारे साथ इस कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 एक ऐसा साल रहा है, अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम लोग फिजिकली एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग है, गैदरिंग को अवॉइड किया जा रहा है। तो राइट फ्रॉम मार्च हमारे ये कैंप्स हो नहीं पा रहे थे, तो दिसंबर में हम लोगों ने इस कैंप्स को शिफ्ट कर दिया कि हम इन्हें ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन कैंप्स में लेकर जाएं। तो इसमें आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही, आप लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया और स्पेशल थैंक्स आज मैं पे करना चाहूँगी डॉक्टर उर्सला, डॉक्टर फिज़ा रफ़ीक जो कि हमारी एफजे एलुमनाई की प्रेसिडेंट भी हैं और एफजे एलुमनाई के सब डॉक्टर्स, मेरे डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स, जिन सब ने इस एफर्ट में मेरा साथ दिया, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं, लाइव सेशन में मेरे साथ आते हैं और आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो ये एक टीम वर्क है जिसमें मैं समझती हूँ कि इन सब का बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूँगी। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड कि आप सब लोग मेरे साथ इस एफर्ट में बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसी तरह से जनरल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। और जैसे ही WHO की अनाउंसमेंट होती है कि कोविड-19 इज़ ओवर नाउ, तो हम ये कैंप्स फिजिकली दोबारा से शुरू करेंगे, आपके एरियाज़ में आएंगे और फ्री मेडिकल कंसल्टेशन के साथ लैब्स की भी सहूलियात हम आपको फराहम करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं।
जी 19 दिसंबर से जैसे आप जानते हैं हमने पहली अपनी वीडियो शेयर की थी और उसके बाद हमने आपके साथ लाइव सेशन स्टार्ट किए थे। तो आप लोगों की सपोर्ट से ये चैनल माशाल्लाह हमारे अच्छे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, स्पेशली FJ एलुमनाई, क्योंकि हम सब FJ MU के ग्रेजुएट्स हैं और हमारी FJ 96 की जो क्लास है वो तो बिल्कुल 100% मेरे साथ साथ है इस एफर्ट में, और बाकी मेरे सब कुलीग्स भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं कि हम आपको हर टॉपिक पर, लाइक सिर्फ हम गायनी तक महदूद ना रहें, हमारे जर्नल जितने भी मेडिकल इश्यूज हैं उसमें हम आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करें, हम आपको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करें, ऑनलाइन दें, ताकि आपको कोई इस तरह का इशू ना हो कि आप कोविड की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और आपको कंसल्टेशन का इशू है। तो हमारी कोशिश है कि फ्री कंसल्टेशन एट योर डोर स्टेप, और आपको ऑनलाइन हम आपके छोटे छोटे जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमें आया है, ये यूट्यूब पर हमारी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, पेशेंट हैं, उन्होंने भेजा है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी जी। डॉक्टर, माई पीरियड्स कम ऑन एग्जैक्ट डेट एवरी मंथ बट दे आर पेनफुल एंड वेरी लो इन क्वांटिटी, लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 5 days and my blood color is dark brownish red throughout the periods and mostly there is thick blood too. I am unmarried, please help me and guide me. जी, तो ये क्वेश्चन हमें आपका आया है। अच्छा, आपकी प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपका कोई भी नाम यहाँ पे शेयर नहीं करते, आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके आंसर दे देते हैं जो आप तक पहुँच जाते हैं। ये जो लाइव सेशन होता है ये रिकॉर्डेड भी आपको बाद में हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब से मिल सकता है। अगर आप किसी मसरूफियत की वजह से लाइव हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते तो आपके क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें बच्ची ने पूछा, एक तो अनमैरिड बच्ची है और उसने पूछा है कि पीरियड्स में पेन, और दूसरा उसकी जो फ्लो है वो कम है। अच्छा, पीरियड्स में पेन एक बहुत जनरल एक प्रॉब्लम है जो कि गर्ल्स में होती है, फीमेल्स में होती है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं चाहूँगी कि हम इसको जर्नली भी एक आपको अवेयरनेस दे दें कि पेनफुल पीरियड्स क्या होते हैं और ये किस तरह से इनका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें अनमैरिड बच्ची को पेन होती है, पीरियड से पहले भी कुछ लोगों में होती है, पीरियड्स के दौरान होती है, तो इसे हम कहते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या डिस्मिनोरिया। मेडिकल लैंग्वेज में इसे हम डिस्मिनोरिया कहते हैं। ये क्या होता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल सब्सटेंस के अंडर ये कॉन्ट्रैक्शन की पेनफुल हो जाती है, जबकि शेडिंग हो रही होती है यूट्रस की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम शेडिंग के दौरान पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिस्मिनोरिया कर देती है। कुछ केसेस में ये डिस्मिनोरिया बहुत माइल्ड होता है और कुछ में बहुत स्वेयर होता है। तो इसमें दूसरे डिस्मिनोरिया की टाइप्स जो होती हैं, प्राइमरी डिस्मिनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मिनोरिया। प्राइमरी में ये होता है कि अगर आपको डिस्मिनोरिया माइल्ड है तो उसकी टिप्स तो मैं भी आपको दूंगी कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वेयर है और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहें तो वहाँ पे हम कुछ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड डायग्नोसिस करते हैं कि आइदर इट इज प्राइमरी डिस्मिनोरिया और सेकेंडरी। प्राइमरी में ये होता है कि कुछ इम्बैलेंस हो जाता है केमिकल सब्सटेंसेस के दरमियान में, जिसकी वजह से लाइक पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की होती है जब वो अपनी इनर लाइनिंग की शेडिंग कर रही होती है, लाइक पीरियड्स स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो ये रिकरेंट होती है और इसमें बहुत सी लाइक अगर आप गर्म पानी की बोतल से टकोर कर लेते हैं, और दूसरा ये कि आइबुप्रोफेन टैबलेट ले लेते हैं, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उससे भी ये सेटल हो जाता है अगर ये माइल्ड है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इससे मुख्तलिफ है। सेकेंडरी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व होती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया स्वेयर होता है और उसमें ये बाज़ों का डिस्चार्ज भी साथ हो रहा होता है और इची होता है, पेनफुल होता है, लोअर बेली में बहुत पेन होती है। तो उसमें ये होता है कि सम टाइम मेडिकल इश्यूज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आ जाते हैं, लाइक एंडोमेट्रियोसिस। तो हमें ये डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए हमेशा उस मेडिकल प्रॉब्लम को जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इफेक्ट कर रही है ट्रीट करना होता है। तो इसमें ये है कि अगर डिस्मेनोरिया, जैसे आपका, आप अनमैरिड बच्ची हैं, आपका डिस्मेनोरिया है और वो माइल्ड है,
यस रेयर है। तो उसमें एक तो ये है कि आप थोड़ा रिलैक्स करें, आप आइबुप्रोफेन टैबलेट ले सकती हैं और रेस्ट करें, और गर्म पानी की बोतल से भी आप पोर कर सकती हैं। आप कैफीन एडेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। कैफीन एडेड जो होती हैं ये लाइक अगर आप पीरियड्स के दौरान कोल्ड ड्रिंक्स ले लेती हैं, कोक ले लेती हैं, तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ज़्यादा रिलीज होकर उसका लेवल राइज करता है और डिस्मेनोरिया और ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा ये है कि लाइफस्टाइल को उसमें ये है कि आप रेस्ट करें। दूसरा ये कि कैफीन की जितनी भी हैं ड्रिंक्स उनको अवॉइड करें और गर्म पानी की टकोर करें। अगर मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ गई है तो आप ब्रूफिन टैबलेट ले सकती हैं, तो ब्रूफिन ले सकती हैं, तो ये इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। दूसरा आपने मुझे कहा है कि आपका फ्लो स्केंटी है, यानी फ्लो कम है। अच्छा, ये भी डिफरेंट लोगों में डिफरेंट फ्लो का होता है। ये एक तो हमारा साइकिल 21 to 35 डेज के दरमियान में लिया जाता है, कुछ का 21 डेज का है, वेरिएशंस हैं इसमें। लाइक जो आपके LMP है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट है, उससे एक हफ्ता पहले या एक हफ्ते बाद जो आपके पीरियड शुरू हो रहे हैं वो नॉर्मल है। तो उसमें अगर आपका स्कैंटी है, इसमें हम कहते हैं एक दिन में अगर एक फुली सोक्ड आपका पैड हुआ है तो इट्स नॉर्मल। तो आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इनबॉक्स में आकर या कमेंट्स में मुझे फर्दर भी अपनी हिस्ट्री दें डिटेल, ताकि हम आपको अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंगली और ज़्यादा एडवाइस कर सकें। अभी तो ये है कि आपकी हिस्ट्री से मुझे लगा है आपके क्वेश्चन से कि ये माइल्ड है डिस्मेनोरिया और इंशाल्लाह इट विल सेटल डाउन। ये डिस्मेनोरिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। प्राइमरी में तो मैंने आपको बताया है कि जस्ट आप आइबुप्रोफेन ले लें, आप रेस्ट कर लें, आप कैफीन अवॉइड कर लें, आप गर्म पानी की बोतल से टकोर कर लें। और सेकेंडरी में बहुत ज़रूरी है कि आप जो अंडरलाइंग मेडिकल कॉज है उसे ट्रीट कीजिए, क्योंकि सेकेंडरी में अगर हम अंडरलाइंग मेडिकल कॉज को ट्रीट नहीं करते तो उसमें फिर इनफर्टिलिटी की साइड पे भी चले जाते हैं। आप तो अनमैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि सेकेंडरी एमेनोरिया अगर है, आप डॉक्टर से कंसल्ट किया है और आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है, बाकी आपके टेस्ट हुए हैं और आपको सेकेंडरी में आप फॉल कर रहे हैं कैटेगरी में, तो प्लीज़ आप अंडरलाइन कॉज को ट्रीट कीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी तरह की दुश्वारी का सामना ना हो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी मूवमेंट ऑफ बेबी स्टार्ट्स। ये भी हमें जी यूट्यूब के थ्रू आया है, तो इसमें आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं लाइक मेरी ओपीडी में भी कि वो ये कहते हैं जी 3 महीने से हमें 3 महीने की प्रेगनेंसी है और हरकत नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता। अगर हम अल्ट्रासाउंड पर देखते हैं तो ये मूवमेंट बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है 5 वीक्स to 12 वीक्स के दरमियान में, तो उसमें जो ग्रोथ हो जाती है वो इस हद तक कि आप मूवमेंट जो फिटस की है वो अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं। लेकिन मदर की, जिसे हम किकनिंग कहते हैं, जो फिटल किकनिंग शुरू होती है, बच्चे की मूवमेंट माँ को फील होना शुरू होती है, मोस्टली 19 to 20 वीक्स में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये स्टार्ट होती है। और उसके साथ साथ फिर हम उनको गाइड करते रहते हैं। जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में हम कहते हैं जी थर्ड ट्राइमेस्टर में आप आ गए, बाकी आपने बहुत कंसंट्रेट करना है बच्चे की हरकत पर, और आपकी एक दिन में हरकत 10 से 12 दफ़ा कम से कम होनी चाहिए। बाज़ की हरकत उस दौरान जब आप डे में काउंट करें तो कम हो रही थी, क्योंकि फिटस का स्लीपिंग पीरियड भी होता है। तो आप इस चीज़ के बारे में अगर कॉन्शियस हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जाकर के कितनी मूवमेंट होनी चाहिए, तो ये आइडियली 10 to 12 टाइम्स होनी चाहिए। डे एंड नाइट में ये किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि फिटस का भी स्लीपिंग पीरियड भी होता है। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि वो पूछ रहे हैं जी, मेरी प्रेगनेंसी है 27 वीक्स और इससे पहले मेरी प्रेगनेंसी में हुआ था कि 19 वीक्स की प्रेगनेंसी में बच्चे की हरकत बंद हो गई थी, धड़कन बंद हो गई थी और मुझे वो डिलीवरी कराना पड़ी थी, और अब ये मेरी प्रेगनेंसी है और मैं इसमें परेशान हूँ जी। प्लीज़ इसके बारे में जी, जो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें जो आप बता रही हैं कि बच्चे की हरकत, बच्चे की ग्रोथ या बच्चे की मूवमेंट ख़त्म होने की वजह से आपको इश्यूज हुए थे, तो उसमें प्लीज़ ये देखिए कि अंडरलाइन कॉज को आप ज़रूर देखिए कि आपका उसमें क्या था।
लाइक आपकी शुगर लेवल नॉर्मल थी, आपके ब्लड प्रेशर का स्टेटस क्या था, और कोई ऐसी रीज़न कज़न मैरिज, ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी, ऐसी कोई वजह तो नहीं थी, या कोई मेल नरिशमेंट या एनीमिया तो नहीं था कि आपको खून की भी कमी हो। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए और इसके बारे में मुझे बताइएगा। और ये प्रेगनेंसी अगर आपकी अब इस हद तक बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, तो इसमें भी आप कुछ इन्वेस्टिगेशन, एक तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती है, और दूसरा आप HbA1c ज़रूर कराइए जो आपका शुगर लेवल 3 मंथ का बताएगा। आपका ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, अगर वो नॉर्मल चल रहा है तो ओके, अगर वो ज़्यादा है तो PIH की स्पेशल कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हैं। आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपको इसके बारे में गाइड कर सके और उसके अकॉर्डिंगली वो चल सके और आपको उसका बारे में बता सकें। तो इसमें आप परेशान मत हों। और अब तो ये भी है कि आप 32 to 36 वीक्स के दरमियान में डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करा लीजिएगा ताकि उससे भी आपको आइडिया हो जाए। और इंशाल्लाह अब तक सब सही जा रहा है तो आगे भी सब सही जाएगा। आप अपने एनीमिया के बारे में भी कॉन्शियस रहिएगा। आपका HB 12 या 11.5 से कम नहीं होना चाहिए ताकि आपको खून की कमी ना हो। और इसमें ये है कि आप हेल्दी डाइट लें, आप अपने आयरन और कैल्शियम के विटामिन रेगुलर लें, और उसमें मॉर्निंग और इवनिंग की वॉक आपके लिए बहुत इसमें कारआमद रहेगी। आप वॉक करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें और आराम से 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग आप वॉक कीजिए प्लीज़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जी यूट्यूब पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्ची ने पूछा है जी, मेरी मदर की एज जी पूछा है कि मेरी मदर की एज है 65 ईयर्स और उन्हें पिछले 10 साल से शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला है, और अब पिछले कुछ सालों से उनकी जो बच्चेदानी है वो नीचे की तरफ उसको निकलती है और उन्हें झुकाव और पेन महसूस होता है, लाइक वो वजाइना से उनको लगता है कि ड्रॉपिंग। तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि उनको ब्लड प्रेशर और शुगर भी है, तो इस सूरत में हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि उन्हें वजाइनल डिस्चार्ज और इचिंग भी है इसके साथ जी। एक तो ये है कि एज फैक्टर इसमें काउंट करता है कि 65 ईयर्स ओल्ड एज है। ये होता है यूवी प्रोलैप्स, यानी यूट्रस प्रोलैप्स इसे हम कहते हैं। प्रोलैप्स मीन ड्रॉपिंग, लाइक यूट्रस ड्रॉप कर जाती है और ये प्रेस कर रही होती है वजाइनल वॉल के साथ। तो फीलिंग ये होती है कि आप नीचे की तरफ डाउनवर्ड हैवी फीलिंग्स हो जाती है, वजाइनल डिस्चार्ज हो जाते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन इसके साथ रहती है। और क्योंकि वो डायबिटिक भी हैं तो उनका वजाइनल डिस्चार्ज और इचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ़ौरन ही ट्रीट किया जाए। अदरवाइज हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें ये अल्सर्स भी बन जाते हैं प्रोलैप्स में ना, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको लें कि उनका शुगर लेवल भी नॉर्मल हो। और दूसरा बेटा इसके बारे में हमने देखना था यूवी प्रोलैप्स, अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि किस डिग्री का यूवी प्रोलैप्स है, लाइक अगर वो थोड़ा है, माइल्ड है, सिर्फ वो यूट्रस वजाइनल वॉल तक आ रहा है, तो फिर उसके लिए आपको किसी सर्जरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो लाइक हम कुछ बताते हैं कि आप वेट ना उठाएं, पाँव के बल पर ना बैठें, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। और दूसरा ये कि इसमें कफ एंड कॉन्स्टिपेशन, दो चीज़ों को याद रखिए। कफ एंड कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, इससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और उसके साथ ये प्रोलैप्स और ज़्यादा वर्सन होता है। तो अगर आपने इसकी प्रिवेंशन पर जाना है तो ये है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोलैप्स की वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रिकरेंट यूटीआईज होते हैं, यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, डिसयूरिया हो जाता है। तो अगर इस तरह का कोई इशू है तो इसमें रिंग पैसरीज भी मिलती हैं जो कि प्लास्टिक की एक लाइक डोनेट लाइक डिवाइस, इसको आप समझ लें, बिल्कुल गोल एक सर्कल में एक रिंग होता है जिसे हम रिंग पैसरीज कहते हैं। और ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, सिलिकॉन मटेरियल में होता है। तो डॉक्टर ये बाज़ औक़ात इसको सपोर्ट करने के लिए ये इंसर्ट कर देते हैं और इसके लिए हम पेशेंट को भी ट्रेन कर देते हैं कि कैसे वो इसकी सफाई का ख्याल रखें और इसको निकाल कर वॉश करके साफ करके दोबारा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड्स कि सर्जरी को तो हम बहुत एंड पर रखते हैं, और ख़ासतौर पे इस तरह के हाई रिस्क पेशेंट में जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हाई रिस्क पेशेंट हैं और उनमें वो सब चल रहा है। तो हाई रिस्क में तो एज आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया और उसमें शुगर आ गई, तो ये तो बहुत
मुश्किल है कि आप सर्जरी पर जाएं अनटिल अनलेस कि वो पूरा यूवी प्रोलैप्स 3rd डिग्री पर चला गया है और उन्हें यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं या सिस्टोसील्स आते हैं या रेक्टोसील्स आते हैं, तो उसकी फिर आप सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एट दिस मोमेंट अगर ये माइल्ड है तो आप इसमें उन्हें किसी तरह की कॉफ को अवॉइड कीजिए, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कीजिए, वेट लिफ्टिंग को अवॉइड कीजिए और लाइक हैवी एक्सरसाइज ना करें। अगर ओबीस है, वेट ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल करें। वेट इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वेट भी ज़्यादा ना हो। तो आप मुझे दोबारा से इनके बारे में बताइएगा ताकि मैं पर्टिकुलरली इनके बारे में बताऊं। अच्छा, यूवी प्रोलैप्स क्यों हो जाता है? यूवी प्रोलैप्स के बारे में भी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। तो जो पेल्विक फ्लोर है, लाइक ये जो हमारी यूट्रस है, इसको सपोर्ट क्या करता है? ये पेल्विक फ्लोर है जिसमें पेल्विक मसल्स, पेल्विक लिगामेंट्स हैं, तो ये सपोर्ट कम हो जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और इसको हम कहते हैं कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। ये हम पेशेंट को बताते हैं और इन एक्सरसाइजेस के थ्रू उनका ये किसी हद तक लिमिट हम इसे कर देते हैं कि फर्दर प्रोलैप्स वर्सन ना हो और इसको हम मैनेज कर सकें। तो इसमें ये चीज़ें हैं। प्रिवेंशन मैंने आपको बताया है कि कैसे हो सकता है, प्रोलैप्स के रीजंस क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट में आप सर्जिकल भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी। दूसरा ये कि रिंग पैसरीज यूज हो सकती हैं और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके हम अपने इस प्रॉब्लम को लिमिट कर सकते हैं ताकि ये मज़ीद ज़्यादा बढ़ ना जाए। जी, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनाब आजकल जो हमारा कोविड है उससे रेलेवेंट ही है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमें आया है कि अगर वैक्सीनेशन हो जाती है तो बताइएगा प्लीज़ कि ये वैक्सीनेशन के बाद हमारी वैक्सीनेशन हो गई और इस वैक्सीनेशन के बाद हम लाइक गैदरिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं या हम उसी तरह से अपनी जो प्रिकॉशंस थी, जो SOPs थे, उन्हें हम फॉलो करें या ये हम छोड़ सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू जी फॉर क्वेश्चनिंग। तो इसके थ्रू ये बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। देखें जी, अब तक तो पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स बन चुके हैं, टर्शरी केयर, THQ, RHC और इन सब में वैक्सीनेशन के सेंटर्स बन चुके हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज बनाई थी कि फर्स्ट कैटेगरी वो होगी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें पहले मरहले में वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन इस चीज़ को याद रखिए कि ये रिसर्च हो रही है, रिसर्च अंडर प्रोसेस है। तो इसमें प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आप इस चीज़ को देखें कि वैक्सीनेशन आपकी हो जाती है। पहली वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना ही लगी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे, तो उस वैक्सीनेशन के बाद भी जो डाटा कलेक्ट हुआ है तो कुछ लोगों को उसके बाद इन्फेक्शन हुआ है, तो इसलिए एहतियात तो आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब ये वैक्सीनेशन कराते हैं, फर्स्ट डोज आपकी लग गई है, उसके 21 या 28 डेज के बाद जब सेकेंड डोज लगती है तो उसके भी 2 वीक्स के बाद हम ये कहते हैं कि इस वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो एंटीबॉडीज आपकी किस हद तक आपको प्रोटेक्शन देंगी और कितने पीरियड के लिए प्रोटेक्शन देंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने SOPs का ख्याल उसी तरह से रखना है, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, मास्क बहुत ज़रूरी है पहनना, 6 फीट या 2 मीटर के डिस्टेंस से आप एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि वैक्सीनेशन अभी एक लिमिटेड पीरियड के लिए और लिमिटेड लोगों को दी गई है, ये सबको तो अभी मिली भी नहीं है, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है ताकि इस पेंडेमिक को हम कम से कम इस चीज़ से निकल सकें। क्योंकि देखें जी, इसके बारे में SOPs के बारे में अनाउंस किया था WHO ने कहा जी ये कोविड-19 जिसका हमने नाम दिया था, ये एक इमरजेंसी है, पूरी फ्लाइट्स बंद हुई, लॉकडाउन हुए और हमें एक SOPs दे दी गई WHO की साइड से कि इन्हें फॉलो कीजिए। अब ये एहतियात उस वक्त तक आप नहीं छोड़ें जब तक WHO आपको अनाउंस करके ये नहीं कहता कि जी अब हम कोरोना फ्री हैं और आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं। वो कि अब लॉकडाउन, पाकिस्तान में तो लॉकडाउन नहीं है, हम अपने रूटीन के सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, गैदरिंग्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है
और अगर फैमिली गेट टुगेदर्स हो रही हैं तो उसमें बहुत कम लोगों को आप इनवाइट करें, और ओपन एरिया जहाँ पे वेंटिलेशन हो वहाँ पर आप अपने छोटे मोटे जो आपके फंक्शन है वो कर लें। क्लोज्ड एनवायरनमेंट में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए प्लीज़ जी। थैंक यू जी। उमर क्वेश्चंस जी प्लीज़ वो, हाँ जी ये क्वेश्चंस मैम, ये क्वेश्चंस आए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी बताइए प्लीज़, या वो क्वेश्चंस आप मुझे दे दें। मैं आपको फॉरवर्ड जी जी प्लीज़। प्लीज, एक तो क्वेश्चन है कि प्लीज गाइड मी, माय हस्बैंड इज कमिंग फ्रॉम यूएई फॉर 1 month, आई हैव 3 babies, नाउ गाइड मी फॉर contraceptive help for 1 month, please, my last period date was 17 January and my husband coming on 26th of February. 26 फरवरी, 17 जनवरी को पीरियड्स हुए, 26 फेब को हस्बैंड आ रहे हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जी, वो उनकी 3 बच्चे हैं और उनके हस्बैंड 1 माह की छुट्टी पर, जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि वेकेशंस पे आते हैं, तो वो आ रहे हैं पाकिस्तान। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में वरीड हैं कि ये चाहती हैं कि इनके 3 बच्चे हैं, तो ये इन्हें मैं कोई शॉर्ट टर्म ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका बता दूं कि 1 माह के लिए इफेक्टिव हो। लाइक ये, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर क्वेश्चनिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स जितने भी मेथड्स हैं वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनके मुख्तलिफ पीरियड्स हैं जिनके लिए इफेक्टिव हैं। लाइक मायरीना है और IUCDs हैं, BTL तो परमानेंट, जैसे मैंने वो इंफॉर्मेटिव वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि परमानेंट सर्जिकल मेथड है इसके लिए। कॉन्डोम्स हैं, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं और इम्प्लांट्स हैं। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको चाहिए सिर्फ 1 माह के लिए, तो आपको बहुत थोड़े पीरियड के लिए, क्योंकि आप कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लेती हैं जो 1 साल या 2 साल या 6 माह के लिए, तो उसको आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके हस्बैंड वापस चले जाएंगे। तो आपकी LMP थी 17 जनवरी, ठीक है। तो हस्बैंड की फ्लाइट है 26 फरवरी। 26 को जब वो आती हैं तो एक तो चांस ये है कि आपको उनके आने से पहले पीरियड्स हो चुके होंगे। तो जब आपको पीरियड्स होते हैं तो 2nd या 3rd डे पे आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे कहिए कि 1 मंथ का फैमिजेक्ट के नाम से जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है वो आपको लगा दें। लो डोज इंजेक्शन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके लिए 1 मंथ की सेफ्टी हो जाएगी और आफ्टर 1 मंथ आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, ये इंजेक्शन आपको लगाना है पीरियड्स के दौरान। अगर आपको लाइक 26 फैब तक आ गए, 24, 25 तो लाइक आपको श्योर नहीं है, आपका साइकिल रेगुलर नहीं है और आपको ये लगता है कि आपको पीरियड्स पता नहीं हस्बैंड के आने के बाद ही ना हो जाए या हस्बैंड के आने पर ना हो जाए, अगर आपको इस तरह की कोई क्यूरियोसिटी है, तो जो आपकी डेट है लाइक 17 जनवरी है, उससे आप यानी 1 हफ्ता पहले ही आप ये इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। ये जरा खा सकते हैं जी जी। तो उसमें सॉरी जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैंने कहा था थोड़ा सा साउंड का इफेक्ट था तो मैंने उन्हें मना किया कि करने। तो इसमें आप ये है कि आपके लिए बेस्ट मैंने एडवाइस किया कि 1 मंथ का जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है आप उस पर जाइए प्लीज़, ताकि आप उसको मैनेज कर सकें और आफ्टर 1 मंथ तो आपके हस्बैंड चले जाएंगे। तो उसमें ये है कि दूसरा, अगर आप आप चाहती हैं, आपकी एक तो क्वेश्चन तो ये है कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछा है, अगर आप नहीं ये लेना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि नहीं ये थोड़ा पीरियड है, मेरे हस्बैंड आए, मुझे पीरियड्स हुए हैं, और तो इसके बारे में अगर आप अपनी गायना के पास जाती हैं और आपका साइकिल रेगुलर है तो फर्टाइल पीरियड भी वो आपको एडवाइस कर सकती हैं। अदरवाइज बेस्ट थिंग इज दैट कि आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी 1 मंथ के लिए यूज कर सकती हैं, जो कि 2nd डे पीरियड से आप स्टार्ट कर लें, और आप फैमिजेक्ट 1 मंथ का कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन अवेलेबल है, आप वो लगवा सकती हैं। और मेरी प्रैक्टिस में ये पिछले 20 साल से किया, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू जी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम 7 weeks प्रेग्नेंट, आई एम MF 5 years एंड हैव 2 miscarriages in 8। अच्छा, ये आप मुझे ना फॉरवर्ड करते थे, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। नहीं, इसमें नहीं, वो उसमें है। हाँ जी, इसमें वो नहीं होगा, इससे YouTube से आ रहे हैं तो उसमें। ओके, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ जी। अच्छा जी, 7 weeks की प्रेगनेंसी है, मैरिड फॉर 5 years and have 2 miscarriages 2 miscarriages, in 8 and 11 weeks, no growth, ठीक है। now I am scared again, please guide। जी, ये मुझे फॉरवर्ड कर दें।
जरा प्लीज। ये आपको फेसबुक पर आ रहे हैं, मैंने इधर यूट्यूब खोला हुआ है, तो ये मुझे यूट्यूब पर आप सेंड कर दें ये सब क्वेश्चन यूट्यूब जी। 7 वीक्स की प्रेगनेंसी है और मैरिड फॉर सॉरी कितने साल से 5 years 5 ईयर से, और 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और अब वो स्केर्ड हैं क्योंकि उनके 2 अर्ली मिसकैरेजेस हुए हैं, लाइक 9 वीक्स एंड 11 वीक्स पर ये बता रहे हैं। तो थैंक यू जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये क्वेश्चन है आपका मिसकैरेजेस, प्रेगनेंसी लॉस, अबॉर्शंस के बारे में। और क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी इस वक्त 7 वीक्स की है तो मोस्टली 7 वीक्स पर 6.5 वीक्स पे कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है अगर आप अल्ट्रासाउंड अपना कराएं। लेकिन क्योंकि आपने हमें बताया कि आपके पहले 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो अगर हम हिस्ट्री बेस्ड अगर हम इस पे जाते हैं तो प्लीज़ आप गौर से सुनिएगा ताकि आपका इसके बारे में आपके जो फेयर्स हैं वो भी दूर हों और आप एहतियात कर सकें। एक तो आपको रेगुलर फॉलिक एसिड लेना है, दूसरा आप इसमें फॉलिक एसिड के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन की बहुत सी प्रेपरेशन है ओव्यूल्स टैबलेट्स फॉर्म में, आप अपनी गायना से कंसल्ट कर सकती हैं। लाइक क्योंकि मैं भी यहाँ किसी भी प्रोडक्ट का इस तरह से नाम नहीं ले रही हूँ कि वो पर्टिकुलरली किसी उसमें प्रोजेस्टेरोन आप लें ताकि प्रोजेस्टेरोन से आपको सपोर्ट मिल जाए। आप हेल्दी फूड लें, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें और फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें और रिलैक्स हों, पैनिकी में मत जाएं। लाइक जब रिकरेंट मिसकैरेजेस में फीमेल्स जा रही होती हैं तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको चाहिए होती है ताकि वो रिलैक्स होकर अपने माइंड को सेट कर सके, पैनिक में ना जाएं और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी ज़रा बेहतर हालत में रहे। क्योंकि माँ का जो दिमाग है, माँ का जो दिल है, ये सब बच्चे के साथ डायरेक्टली अटैच होता है और बच्चे की नेचर और बच्चे का वो सब उसी तरह से चल रहा होता है जैसे माँ सोच रही है, वो एक कैमरे की तरह से वो प्रिंट जा रहा है। तो अब आप बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं तो इसके बारे में तो जाहिर है कि फिर ये एक चीज़ आ जाती है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, आपकी प्रेगनेंसी है 7 वीक्स की, आप फॉल कर रही हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 5 वीक्स से 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। प्रेगनेंसी के 280 डेज या 40 वीक्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम डिवाइड करते हैं। और इस तरह से ये हमारा आपके लिए है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है। जो मिसकैरेजेस हुए हैं वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हैं। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मिसकैरेजेस के बारे में बताऊंगी। फर्दर अपनी वीडियोस में हम सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो अबॉर्शंस होते हैं, अनफॉर्चुनेटली इसमें ये होता है कि बाजू का ब्लड ग्रुप्स का होता है और कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि कार्डियक एक्टिविटी मेरी नहीं आ रही, लाइफस्टाइल का होता है और हमारी ईटिंग हैबिट्स का होता है। दूसरा इसमें आप इस चीज़ पर भी आ जाते हैं कि एक इसमें सिंड्रोम है हमारे पास जिसके लिए लाइक हमारी जी बिल्कुल एंटी कार्डियोलिपिड सिंड्रोम है। एंटी कार्डियोलिपिड सिंड्रोम की वजह से भी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर लाइक या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हो जाते हैं या दूसरा ये होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरीज हो रही होती हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज जो है वो उसका इजाफा हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से ये मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो इसका भी बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है। दूसरा इसमें BMI, लाइक आपका वेट कितना है, आपकी हाइट, वेट, आपका जनरल हेल्थ का स्टेटस कितना है वो नॉर्मल होना चाहिए। और इसमें एज का भी बहुत है, लाइक 35 से कम एज की जो खवातीन हैं उनमें मिसकैरेजेस का चांस कम है और 35 अबव में मिसकैरेजेस और डाउन सिंड्रोम ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जिनकी एज कम है उनमें ये चांस कम है, लेकिन हम उसमें ये रूल आउट नहीं कर सकते कि ये जो कम एज के लोग हैं उसमें नहीं होगा। ये रिकरेंट मिसकैरेजेस का तो लाइक एक ऐसा ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा है जिससे मुश्किल होता है कि निकलना। तो एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूर लें, दूसरा आप फॉलिक एसिड लें, प्रोजेस्टेरोन लें। अगर आपको नोजिया वॉमिटिंग है तो कोई भी एंटीएमेटिक जो आपकी गाना आपको एडवाइस करती हैं वो लें। शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स आप ज़रूर लें, ठीक है। अब तो आप प्रेग्नेंट हैं, लाइक कुछ लोग प्रेगनेंसी से पहले, हम कहते हैं प्री प्रेगनेंसी, प्री कॉन्सेप्शन आप कंसल्ट करें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, तो उसमें हम बहुत सी चीज़ों को रूल आउट करते हैं। अगर आप आते हैं प्रेगनेंसी से पहले तो उसमें आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है, कोई पेल्विक एनोमली आ जाती है या कोई इन्फेक्शन है, यूट्राइन एनोमली है वो आ जाती है। लाइक इसके साथ अगर आपका थायराइड प्रोफाइल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एंडोक्राइन जो हमारे हैं, एंडोक्राइनल फैक्टर, इसमें अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का
तो वो भी मिसकैरेजेस की साइड पे जाता है। थायराइड प्रोफाइल हो जाता है, HbA1c हो जाता है कि कहीं शुगर तो नहीं ज़्यादा आ रही है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं और ये इन्वेस्टिगेशन बिफोर प्रेगनेंसी हो जाए, बिफोर प्रेगनेंसी आपका एनीमिया करेक्ट हो जाए, आपको डाइट प्लान मिल जाए, तो वो प्रेगनेंसी ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन अब आप प्रेग्नेंट है तो उसके बाद भी आपको मैं कहूँगी कि शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स में आफ्टर एवरी 2 आवर्स यू हैव टू टेक सम फ्रूट, और फ्रूट ही जूस लें। प्रोसेस्ड फूड को आप बिल्कुल अवॉइड करें, कैफीन को अवॉइड करें। आप फास्ट फूड का देख लें, मेरा ख्याल है कि फ्रेश जूसी सब्जियाँ, मटन, फिश, ये सब आपके लिए अच्छा है। और रिलैक्स रहें। फॉलिक एसिड आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड की बहुत सिग्निफिकेंस है, बल्कि क्वार्टर फॉलिक लें आप 1 मिलीग्राम की डोज में डेली एक टैबलेट। और प्रोजेस्टेरोन की डोज को आपकी डॉक्टर उसमें देखकर आपको एडजस्ट कर सकती हैं। 7 वीक्स पे आप अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं कि कार्डियक एक्टिविटी आ गई है या नहीं आ गई है। फिर 13 वीक्स पे आप नकल ट्रांसल्यूसेंसी के लिए कराएं, और फर्दर 20 पे आपने एनोमली स्कैन अपना कराना है। तो इंशाल्लाह आप डरे नहीं, आपकी प्रेगनेंसी हमारी दुआ भी है, और आपको हमने कुछ चीज़ें भी बताई हैं, इनको आप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल जाएगी और इंशाल्लाह आपके पास एक हेल्दी बेबी आ जाएगा। गुड लक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेरी शादी को 5 मंथ हो गए हैं। माई साइकिल इज नॉर्मल एंड मी एंड माई हस्बैंड ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी बट स्टिल कांट, प्लीज गाइड मी। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर क्वेश्चन जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इनफर्टिलिटी के बारे में जो मैंने अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर की थी उसमें भी मैंने ये बताया था कि आप कम से कम शादी के बाद 1 साल तक रेगुलर नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ के बाद आप ये देखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो आप ऑप्शनल है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, आपकी कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं जो कि आपके लिए हेल्पिंग हो और आप उसको देख लें। लेकिन अगर आपकी शादी को 2 साल का पीरियड हो चुका है और आप कंसीव करना चाह रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर और ट्राई भी कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि अंडरलाइन जो भी कॉज है प्रेगनेंसी ना होने की उसको रूल आउट किया जा सके, उसको ट्रीट किया जा सके और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा सके। इस केस में आपकी शादी को हुए हैं जी सिर्फ 5 माह, ठीक है जी। 5 माह का पीरियड ऐसा है कि इसमें मैं कहूँगी कि आप परेशान ना हो, इसमें तो परेशानी की भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप ट्राई कीजिए। हाँ, आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें, एक टैबलेट डेली आप फॉलिक एसिड की लें ताकि आपको किसी किस्म का जो होता है कि हम कहते हैं कि प्री कॉन्सेप्शन भी आप 3 मंथ के लिए ले लें, फिर जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हम दे रहे होते हैं, इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी हेल्दी चलती है, स्मूथ चलती है। तो आप इसमें ये कीजिए कि फॉलिक एसिड स्टार्ट करें, रिलैक्स रहें, ट्राई करें। 5 मंथ शादी के हुए हैं, देख लें 2-3 महीने और देख लें। अगर आपका साइकिल रेगुलर है, आपके हस्बैंड को कोई इशू नहीं है, आपको कोई पैल्विक डिस्चार्ज नहीं है, अंडरलाइन कोई आपको पीरियड में रेगुलरिटी फील नहीं हो रही, हस्बैंड एंड वाइफ अपने आप को मेडिकली फिट समझ रहे हैं, तो आप 3 से 4 महीने और गुजार लीजिए, इंशाल्लाह आप कंसीव कर लेंगी। हाँ, अगर 1 साल का पीरियड गुजर जाता है तो फिर आप ज़रूर कंसल्ट कर लें। और बात ये भी होता है कि फैमिली प्रेशर्स बहुत होते हैं जी, 2 शादियाँ इकट्ठी हो गई, एक प्रेग्नेंट हो गई और एक नहीं हुई, तो उस सूरत में भी ज़रूरी होता है। तो मैं आपको मना नहीं कर रही, अगर आप चाहती हैं कंसल्ट करना तो यू कैन कंसल्ट, अदरवाइज मेरी एडवाइस ये है कि रिलैक्स रहें और नॉर्मल तरीके से आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह यू विल गेट प्रेग्नेंट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बारे में है कि जनरल क्वेश्चन ही है ये। I am having licoria for 3 to 4 years. My age is 24 years. Unmarried, मैं अनमैरिड हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें। अच्छा जी, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। ये एक अनमैरिड बच्ची का है जिसकी एज है 24 ईयर्स, ठीक है, और उसे लिकोरिया का प्रॉब्लम है 3 to 4 ईयर्स से, और उन्होंने कहा है जी मैंने काफ़ी बार ट्रीटमेंट लिया लेकिन मेरा ये मसला हल नहीं होता।
थैंक यू बेटा। आपके थ्रू हम बाकी लोगों को भी इसके बारे में यही अवेयरनेस देना चाहेंगे कि लिकोरिया वजाइनल डिस्चार्ज ये क्या है, क्यों हो जाता है और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये अनमैरिड बच्ची है, इसको लिकोरिया है। लिकोरिया लाइक वजाइनल डिस्चार्ज को जनरल लैंग्वेज में जो लिकोरिया कहा जा रहा है, तो इसमें 2 तरह के होते हैं इन्फेक्शन। एक तो फिजियोलॉजिकल होता है, दूसरा पैथोलॉजिकल होता है। अब क्वेश्चन ये कि कैसे जनरल पब्लिक को पता चले कि वो जो लिकोरिया है, वो जो वजाइनल डिस्चार्ज है, वो नॉर्मल है या वो पैथोलॉजिकल है और उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको मोटिवेटिव बातें बताऊंगी कि जो लिकोरिया है और वजाइनल डिस्चार्ज, इसमें अगर ये बिल्कुल क्लियर है, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज है और इसमें कोई स्मेल नहीं है, इचीनेस नहीं है, तो ये नॉर्मल है। और अगर ये कलर है इसका लाइक ग्रीनिश है, ब्राउनिश है, फाउल स्मेली, फिशी स्मेली या इस तरह का है कि इससे इचिंग भी होती है, तो ये पैथोलॉजिकल है। देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली वो इसमें बैक्टीरियल भी हो सकता है, वो फंगल भी हो सकता है, तो उसके मुताबिक आपको उसका ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इसमें वजाइनल डिस्चार्ज को ये देखने के लिए कि आप इसमें इसको नॉर्मल लें और दूसरा पैथोलॉजिकल में आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड दूंगी कि वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना जो है वो बर्थ कैनाल है और फीमेल बर्थ कैनाल में इस तरह के हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये वजाइना की जो पीएच है उसे एसिडिक रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरियल फंगल तमाम जो भी आ सकते हैं, तो उनको ये वैसे ही किल कर देते हैं। यानी ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फ इन्फेक्शन लिमिटिंग एक कैनाल है अल्लाह ताला की तरफ से ही। दूसरा वजाइनल एंडोथेलियम जो एपिथेलियम है वो भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ग्लैंड्स करती हैं। तो लैक्टिक एसिड और एसिडिक एनवायरनमेंट इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो अगर हम ये देखें कि ये फिर ऐसा होता है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है और जो हमारी एसिडिक एनवायरनमेंट है वजाइना की, जो कि जिसकी पीएच 3.5 to 4.5 नॉर्मली होती है एसिडिक, तो जब भी किल होती है तो वो बर्थ कैनाल अपनी सफाई कर रही होती है और वो क्लियर वाटरी डिस्चार्ज आता है, तो वो उसको हम नॉर्मल लेते हैं अगर उसमें स्मेल नहीं है और वो इचिंग नहीं कर रहा और उसका कोई कलर भी नहीं है क्लियर। लेकिन अगर बात वक्त ऐसा भी होता है कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या ये है कि लैक्टिक एसिड या पीएच चेंज हो गई है वजाइना की और बैक्टीरिया चले गए हैं आगे तक और उसमें फिर इन्फेक्शन हो गया और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ तक ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन की अप्रोच हो सकती है। लाइक हमारी यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स भी इफेक्ट हो सकती हैं। तो वो एक सीरियस केस है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इस हद तक हम सीरियस लेते हैं कि ये बाज़ इनफर्टिलिटी भी कॉज कर देती है। रिकरेंट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं बाज़ औक़ात, तो ये इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप अनमैरिड बच्ची हैं, आपने बार बार अपना ये मुझे बता रही है कि ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन ये है कि आपका इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि ये आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा हो, तो आप इसको नॉर्मल लें। और दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ वजाइनल वॉश, हाँ जी, आपने मुझे ये नहीं बताया इसमें कि आपको इसमें स्मेल है या इसका कोई कलर है, तो इट मीन्स ये लिकोरिया है, सिंपल क्लियर डिस्चार्ज है, तो इसको आप नॉर्मल लें। और इसके लिए अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं तो बहुत से वजाइनल वॉश यूज़ होते हैं, उनमें आप इसमें देख लें कि अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए और उसमें लैक्टिक एसिड होना चाहिए। लाइक ये ऐसे सोप या स्प्रेज आप हल्की से यूज़ ना करें जो कि वजाइना की पीएच को चेंज कर दें। इस तरह से जो हमें खुद से अपनी बॉडी में एक सिस्टम है कि हम इसके बैक्टीरिया और फंगस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, तो वो डिस्टर्ब होगा। आप वजाइनल वॉश यूज़ करें। अगर आपको नॉर्मली लिकोरिया या वजाइनल वॉश है जिसे हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि दिन में 2 मरतबा आप जिस तरह से इसको 2 से 3 कतरे पानी में डाइल्यूट करके प्राइवेट पार्ट्स को आप इंटीमेट हेल्थ के लिए यानी प्राइवेट पार्ट्स को इससे वॉश करें, बॉडी को अच्छे तरीके से ड्राई करें। कभी भी वेट बॉडी पर आपने गारमेंट्स नहीं यूज़ करें, उस पर फंगस और बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और अगर इन्फेक्शन है, इची है, स्मेली है, तो इसके साथ एंटीबायोटिक दी जाती हैं और अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन दी जाती हैं। लोकल भी हैं, खाने के लिए भी हैं, लोकल क्रीम्स हैं, टैबलेट्स हैं वजाइनल, और खाने के लिए भी हम एंटीबायोटिक देते हैं। उसके साथ भी वजाइनल वॉश एडवाइस किया जा सकता है, लेकिन जो आपकी डॉक्टर एडवाइस करे प्लीज़ उसी वजाइनल वॉश पे रहेगा। कोई स्प्रे या सोप्स या इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करें जो उसको और ज़्यादा नुकसान पहुँचा दें।
इन्फेक्शन की सूरत में आप वजाइनल वॉश कितनी बार इस्तेमाल करेंगी, तो उसमें यह है कि अगर आपका इन्फेक्शन चल रहा है तो आप एक दिन में कम से कम 3 मरतबा इसे ज़रूर यूज़ करें। लाइक इंटीमेट हेल्थ का बहुत ज़रूरी रोल है इसमें। हमारी यंग गर्ल्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि पहली बात तो ये कि वो ये समझ सकें कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज है या ये एक बीमारी है और इसका इलाज ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि वो अपनी हेल्थ का कैसे, यानी इंटीमेट हेल्थ कैसे वो अपनी इम्प्रूव कर सकती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उनकी ट्रेनिंग करें, काउंसलिंग करें। मदर्स के लिए भी ज़रूरी है कि टीनेज के बच्चों को, अपनी बेटियों को ज़रूर बताएं कि वो किस तरह से अपनी ये बर्थ कैनाल, वजाइनल कैनाल या इस प्राइवेट पार्ट में आप इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से प्रिवेंशन हो सकती है। मेरा तो इसके बारे में टेक होम आपके लिए मैसेज ये है, एक तो आप वजाइनल वॉश यूज़ कीजिए, अपनी बॉडी को ड्राई रखिए और जो आपके गारमेंट्स हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। लाइक 2 से 3 माह के बाद आप चेंज कर दें और वो फैंसी या सिल्की ना यूज़ करें, आप प्योर कॉटन के यूज़ करें। और जब आप उन्हें वॉश करते हैं या तो उन्हें धूप में, तेज़ धूप में सुखाइए, या जो आप आयरन करते हैं उन्हें अंदर की साइड से भी आयरन करें ताकि कोई बैक्टीरिया अगर वहाँ पे हैं तो वो किल हो जाए। जी, मेरा ख्याल है कि बेटा आपको पता चल गया। अब अगर आपका इस आंसर से आपको लगता है कि नहीं आपको इन्फेक्टिव या पैथोलॉजिकल है तो आप प्लीज़ मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर सकती हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस कर दूँगी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, I am 39 years old. I have 4 daughters. Youngest one is 4 months old. All deliveries through cesarean section. Please guide me for how long I should gap for next pregnancy. जी थैंक यू, आपने सवाल किया, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक चीज़ आ जाती है कि हमारा सोशल डायलेमा, लाइक 39 इयर्स की एज में उनकी 4 बेटियां हैं और चारों बेटियां सिजेरियन से पैदा हुई हैं। और अब जो लास्ट पॉइंट वो बता रही हैं, यानी आखिरी सिजेरियन उनका 4 महीने पहले हुआ, तो उनका क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि मैं 5वां सिजेरियन जो होगा, डिसाइड 4 सिजेरियन के बाद 5वीं नॉर्मल तो हो नहीं सकती, वो तो है ही सिजेरियन, और तो वो कितना गैप करें कि उनकी वो प्रेगनेंसी भी स्मूथ जाए और उनका सिजेरियन में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आई एम नॉट गोइंग टू जजमेंटल, लेकिन इसमें ये है कि बेटियां भी माशाल्लाह उतनी ही प्यारी होती हैं। उन्होंने वैसे मुझे ये कहा भी नहीं है कि वो बेटे के लिए ट्राई करें या बेटी, लेकिन 4 सिजेरियन के बाद 4 महीने के बाद आप फ़ौरन सोच रही हैं कि आप कितना गैप करें, ये आपका राइट है। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल किया ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। हम लाइक मेरा कंसर्न क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि आपकी जनरल हेल्थ को हम इतना अच्छा कर दें, इतना इम्प्रूव कर दें कि आपका जो 5वां सिजेरियन है, एक तो 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी का पीरियड है उसमें आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और दूसरा जो आपका सिजेरियन है एट दैट टाइम आपकी HB कम ना हो, आपको शुगर ब्लड प्रेशर का कोई इशू ना हो, और आपकी सर्जरी स्मूथ जाए और सर्जरी के बाद भी आप और बेबी दोनों हेल्दी हों। तो उसमें ये है कि मिनिमम जो आपने गैप करना है वो होना चाहिए आइडियली 3 इयर्स का, लेकिन आपने मुझे बताया कि एज है 39, ऐसे ही हूँ मैं, 39 एज है जी, 39 जी, 39 एज है। तो 39 के बाद तो थोड़ा सा हो जाता है कि प्रेगनेंसी भी 40s की एज में हम कहते हैं कि अवॉइड ही करनी चाहिए। देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड हैं और आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं तो कोशिश करें कि ठीक है, लेकिन आप, मैं जजमेंटल नहीं होंगी, कमेंट्स नहीं करूंगी, मैं इसमें आपकी ही क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि देखिए आप फिर कम से कम 2 साल तो ज़रूर गैप करें और उसके बाद आप ट्राई करें। इन 2 साल के पीरियड में आपने अपना वेट बहुत कंट्रोल करना है। अगर आप ओबीस हैं, मुझे आपके वेट के बारे में आइडिया नहीं है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें ताकि आपकी वेट से रेलिवेंट, ओबेसिटी से रेलिवेंट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना हो। दूसरा ये है कि आपका HB लेवल, जो आपकी खून की कमी CBC का टेस्ट होता है, उसका ख़ास ख्याल रखें, वो आप कराएं आफ्टर